हेलो एवरीवन, इंग्लिश यूपी टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड स्टैंजा फॉर्म्स का डिस्कशन आज की इस क्लास में करेंगे और इसके साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिलेटेड टू फॉर्म्स ऑफ पोएट्री से भी डिस्कशन आज की इस क्लास में होगा। स्टैंजा फॉर्म्स में हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा ब्लैंक वर्स से रिलेटेड। तो ब्लैंक वर्स आप सभी जानते हो जिसमें कि कोई भी लाइंस जो होती हैं राइम्स नहीं करती हैं, बट इंपॉर्टेंट चीज है कि वो आइम्बिक पेंटामीटर्स में लिखे जाते हैं, इस तरीके की पोएट्री। और यहाँ पे इसका डेफिनेशन है ब्लैंक वर्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ब्लैंक वर्स इज अ नॉन राइमिंग iambic pentameter. Under the influence of Shakespeare, it became a widely used words form फॉर इंग्लिश ड्रामेटिक वर्ड्स। ड्रामेटिक वर्ड्स की बात करें कि जो भी ड्रामाज लिखे जाते थे, शेक्सपियर ने जो भी ड्रामाज लिखे हुए हैं वो ब्लैंक वर्ड्स में लिखे हुए हैं, और इसको एक तरीके से ब्लैंक वर्ड्स को उन्होंने एक पोएटिक वे में यूज करा हुआ है अपने ड्रामाज में। इसी वजह से बहुत ही फेमस हुआ है ये ब्लैंक वर्ड्स। विलियम शेक्सपियर या एलिजाबेथन एरा की बात कर लो उस टाइम पे, क्योंकि एक तरफ विलियम शेक्सपियर ने इसे ब्रिलियंटली अपने ड्रामाज में यूज करा हुआ है, इस तरीके के जो स्टैंजा फॉर्म्स होते हैं। एंड ऑल्सो मिल्टन ने नॉन ड्रामेटिक वर्ड्स मींस जब वो पोएट्री अपनी लिखते थे, या मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखा हुआ है वो ब्लैंक वर्ड्स में लिखा हुआ है। तो एक तरीके का कि एक बिना राइमिंग की पोएट्री लिखना और जिसमें आइम्बिक पेंटामीटर्स का यूज होता है, स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस जो सिलेबल्स होते हैं उनका यूज होता है, वो ब्लैंक वर्ड्स में मिलता है। और एलिजाबेथन एरा में एक तरफ आप शेक्सपियर की बात कर लो, उन्होंने लिखा। उसके बाद जो मिल्टन का टाइम आया, प्यूरिटन एज आया, प्यूरिटन एरा में मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट को कंपोज करते वक्त, एक एपिक पोएम को कंपोज करते वक्त इस स्टैंजा फॉर्म को यूज करा, जिसको हम ब्लैंक वर्ड्स के नेम से जानते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है इंपॉर्टेंट स्टैंजा फॉर्म, दैट इज कपलेट। कपलेट आप सभी से भी फेमिलियर हो। कपलेट का जो होता है टू राइमिंग लाइंस होती हैं, वर्ड्स फॉर्म में लिखी होती हैं, मींस इसमें एक पोएटिक टच होता है, एक तरीके के लिरिकल वर्ड्स का यूज होता है, ब्यूटीफुल वर्ड्स का यूज होता है, जिसमें कुछ आपके सेंस होते हैं, ब्यूटीफुली इन लाइंस को कंपोज किया जाता है। Following immediately after each other means one line is rhyming with another rhyme, that is called couplet. टू लाइंस का ये पोएम होता है, टू लाइंस का स्टैंजा होता है इसमें, और जिसमें फर्स्ट लाइन होती है वो सेकेंड लाइन से जो फॉलोइंग लाइंस होती हैं उसको राइम करता है इन अ वर्ड्स फॉर्म। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा है स्टैंजा फॉर्म, दैट इज हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट की बात करें तो पॉपुलर इन दी 17th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। टू लाइंस होती हैं, राइमिंग होती है, आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है, और जो इनका राइमिंग पेयर्स होता है दैट इज ए बी, बी बी, सी सी एंड सो ऑन, डी डी, ई ई, एफ एफ। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जियोफ्री चौसर इन द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। ये इंपॉर्टेंट वर्क है जियोफ्री चौसर का, 14th सेंचुरी की ग्रेट लिटरेरी फिगर का, मिडिल एरा के ग्रेट लिटरेरी फिगर का। और हीरोइक कपलेट जो था वो अलेक्जेंडर पोप ने भी यूज करा हुआ है इंग्लिश लिटरेचर में, एंड ऑल्सो जोफ्री चौसर की लेजेंड ऑफ गुड वुमेन में आप इनकी वर्क में, इस पोएटिक वर्क में आप हीरोइक कपलेट का यूज देखोगे। और हीरोइक कपलेट्स होते हैं जो 17th एंड 18th सेंचुरी में और भी ज्यादा पॉपुलर हुए हैं। टू लाइन्स होती हैं, राइमिंग करती हैं ईच अदर से, वन अनदर, एंड ऑल्सो इसमें आइम्बिक पेंटामीटर में ये लाइंस लिखी जाती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, इंपॉर्टेंट स्टैंजा फॉर्म है जिसको ऑक्टोसिलेबिक कपलेट बोलते हैं। ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में होता है कि इसमें एक शॉर्ट कपलेट होता है, ईच लाइन इज कंसिस्ट ऑफ 8 सिलेबल्स और 4 फीट इंस्टेड ऑफ 5 फीट की जगह, जैसे आप हीरोइक कपलेट या कपलेट की बात कर लो तो उसमें 5 फीट होते हैं, स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स होते हैं। बट ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में होता है कि इसमें 8 सिलेबल्स होते हैं और 4 फीट होते हैं, मींस 8 सिलेबल्स होंगे जिसमें अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, इस तरीके के सिलेबल्स का यूज होता है इस तरीके की लाइंस में। रोमांटिक एज में ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स बहुत ही ज्यादा फेमस था। कॉलरिज की पोएम ने इसको बहुत ही, कॉलरिज ने अपनी पोएटिक वर्क्स में बहुत ही ब्रिलियंटली इसको यूज करा हुआ है, और उनका सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्क है जो ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखा गया है वो है क्रिस्टेबल। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी ध्यान दीजिएगा, आप जरूर ध्यान लिख लीजिए अपने नोट्स में, दैट एस टी कॉलरिज हैज यूज्ड while composing Christabel in octosyllabic couplet। तो ठीक है, एग्जाम में इसी तरीके से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि लेजेंड ऑफ गुड वुमेन किस स्टैंजा फॉर्म में लिखा गया है, तो वहां पे आप हीरोइक कपलेट करोगे। और अगर कॉलरिज के क्रिस्टेबल की बात होती है तो दैट इज रिटन इन
ऑक्टोसिलेबिक कपलेट। और पैराडाइज लॉस्ट आप सभी जानते हो ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टैंजा फॉर्म की बात कर लें तो ये है टर्सेट। टर्सेट के नेम से ही आप इसको फेमिलियर हो जाओगे। टर्सेट जो होती है ये ट्रिपलेट इनको भी बोलते हैं, कभी कभी इनको ट्रिपलेट भी के नेम से जाना जाता है। 3 लाइंस की स्टैंजा होती है इसमें, और वो लाइंस जो होती है वो वन अनदर राइम्स करती है। मीन्स जो 3 लाइंस होंगी वो एक दूसरे से पहला, दूसरा और तीसरा वो राइम्स में होंगी, और इनका जो राइमिंग पैटर्न होता है वो होता है ए ए ए। ठीक है, इस तरीके की जो पोएम्स होती हैं दैट इज जिसमें तीनों लाइंस स्टैंजा में, एक स्टैंजा में 3 लाइंस होंगी और तीनों लाइंस आपस में राइम्स करती हैं, आपस में सेम सेंस लेके आती है, सेम एक प्रोनाउंसिएशन लेके आती है लास्ट में, उनको हम टर्सेट बोलते हैं और जिनको ट्रिपलेट के नेम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो स्टैंजा फॉर्म है टर्जा रिमा। टर्जा रिमा से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बारी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा जाता है। तो दिस इज अ वेरिएंट ऑफ टर्सेट। ठीक है, टर्जा रिमा जो है वो ट्रिपलेट का ही एक वेरिएंट है। फेमसली यूज्ड बाय दांते। दांते ने इसको सबसे फर्स्ट यूज करा था अपनी वर्क में, डिवाइन कॉमेडी जिसका नेम है। तो अगर फर्स्ट टाइम यूज करने की बात आती है, हु हैड यूज्ड टर्जा रिमा, फर्स्ट टाइम इन्वेंटेड टर्जा रिमा, तो दैट वाज दांते। In his work Divine Comedy he had used this stanza form। और टर्जा रिमा जो होता है एक चेन ऑफ राइम होता है। सेकेंड लाइन ऑफ ईच स्टैंजा राइम्स विद द फर्स्ट एंड द थर्ड लाइंस ऑफ नेक्स्ट स्टैंजा राइम्स विद द फर्स्ट। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो पैटर्न ये लिखा हुआ है ए बी ए, बी सी बी, सी डी सी, डी ई डी एक्सेट्रा। तो क्या यहाँ पे है कि टर्जा रिमा जो भी पोएम्स होती है उसकी जो सेकेंड लाइन होती है वो दूसरी जो स्टैंजा होती है उसकी फर्स्ट और थर्ड लाइन से राइम करेगी। ये देखिए यहाँ पे लिखा है सेकेंड लाइन ऑफ ईच स्टैंजा राइम्स विद द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन ऑफ द नेक्स्ट स्टैंजा। ठीक है, जो दूसरा स्टैंजा होगा उससे राइम करेगा जो भी सेकेंड लाइंस होती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बी जो है वो राइम कर रहा है दूसरे स्टैंजा के फर्स्ट और थर्ड लाइन से। फिर यहाँ पे सी जो है वो फर्स्ट सेकेंड स्टैंजा का जो सी है वो तीसरे स्टैंजा से कि फर्स्ट और थर्ड लाइन से राइम कर रहा है। फिर यहाँ पे जो डी है थर्ड स्टैंजा में वो फोर्थ स्टैंजा के फर्स्ट और थर्ड लाइन से राइम कर रहा है। तो ये होता है कि किसी भी स्टैंजा में जो होते हैं ईच लाइन जो सेकेंड लाइंस होती है ऑफ ईच स्टैंजा राइम्स विद द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन ऑफ द नेक्स्ट स्टैंजा। और सैली ने लिखा हुआ है ओ टू द वेस्ट विंड व्हिच इज अ वेरी ब्रिलियंट एग्जांपल ऑफ द टर्जा रिमा। टर्जा रिमा में लिखा गया है ओ टू द वेस्ट विंड। आप इसकी पोएम्स को देखोगे तो इसकी हर दूसरी लाइन, किसी भी स्टैंजा की दूसरी लाइन जो होगी वो अपने नेक्स्ट स्टैंजा के फर्स्ट और थर्ड लाइन से राइम करेगी। And now next we talk about the quatrains. Quatrains is one of the most common and popular stanza forms in English literature। और स्टैंजा जो होती है उसमें 4 लाइंस में ये स्टैंजा लिखे जाते हैं। क्वाट्रेंस जो पोएम्स होती हैं वेरियस विद वेरियस राइम पैटर्न्स। इनके जो राइम पैटर्न्स होते हैं वो वेरियस होते हैं। जैसे कुछ में स्टैंजा फॉर्म्स जो होगा वो होगा ए बी मींस स्टैंजा में फर्स्ट जो लाइन होगी वो थर्ड लाइन, सेकंड लाइन, फोर्थ लाइन से राइम करेगी। किसी स्टैंजा में होता है कि फर्स्ट जो लाइन होगी वो फोर्थ लाइन से और सेकंड और थर्ड लाइन ईच अदर जो अपने आप में होते हैं कि वो राइम करते हैं। और किसी स्टैंजा फॉर्म में आप देखोगे कि वो पोएम जो लिखी जाती है वो चारों लाइंस जो होती हैं एक दूसरे से राइम्स करती हैं। तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है क्वाट्रेंस जो पोएम्स होती हैं वो 4 लाइंस की स्टैंजा पोएम्स होती हैं। मींस एक स्टैंजा में 4 लाइन एग्जिस्ट करते हैं और वो डिफरेंट राइमिंग पैटर्न्स पे होते हैं। और यहाँ पे होता है रिटन इन आइम्बिक पेंटामीटर। आइम्बिक पेंटामीटर में होगा मींस 10 syllables होंगे, 5 feet होते हैं इसमें। राइमिंग ए बी एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेरोइक क्वाट्रेंस। हेरोइक क्वाट्रेंस भी इनको बोला जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो स्टैंजा फॉर्म है दैट इज बैलेड स्टैंजा फॉर्म। बैलेड इज अ वेरिएंट ऑफ क्वाट्रेंस। ये भी एक क्वाट्रेन का वैरायटी है या वेरिएंट है। एंड इसमें भी एक स्टैंजा में एटलीस्ट 4 लाइंस तो होंगी ही। आइम्बिक टेट्रामीटर्स में लिखे जाते हैं, अल्टरनेट विद आइम्बिक ट्राइमीटर, ऑल्सो नोन एज Shivi Chase stanza after one of the oldest poem written in this form. The rhyme scheme is usually AB CB and sometimes also AB AB। तो ये तरीके का बैलेड स्टैंजा फॉर्म्स होता है जो कि एक क्वाट्रेन का ही वेरिएंट है। और एक टेट्रामीटर आइम्बिक टेट्रामीटर या अल्टरनेट विद आइम्बिक ट्राइमीटर में लिखे जाते हैं इस तरीके की लाइंस, इस तरीके की पोएम्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा
स्टैंजा फॉर्म है दैट इज राइम रॉयल। राइम रॉयल से आप सभी परिचित हो गए, इससे फेमिलियर हो गए। आपको पता है राइम रॉयल किसने इन्वेंट किया था? तो यस, इट वाज इन्वेंटेड बाय जोफ्री चौसर। तो राइम रॉयल की बात कर लेते हैं। तो 7 लाइन का ये स्टैंजा होता है। 7 लाइंस एक स्टैंजा में होंगे आपके। आइमिक पेंटामीटर्स में लिखे जाते हैं। जो राइमिंग स्कीम होती है इसकी ए बी सी सी मीन्स राइम रॉयल में लास्ट के जो आपका एक स्टैंजा होगा उसकी लास्ट 2 लाइंस होंगी वो आप एक दूसरे से राइम करती होंगी, मीन्स कपलेट फॉर्म में होंगी। इसको राइम रॉयल किस लिए बुलाया जाता है कि बिकॉज किंग जेम्स फर्स्ट हैज आल्सो यूज्ड दिस काइंड ऑफ स्टैंजा फॉर्म, और उन्होंने अपनी पोएट्री जो लिखी है वो इसी स्टैंजा फॉर्म में लिखी है, इसीलिए इसको राइम रॉयल भी बोलते हैं। एंड इवन इट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय Geoffrey Chaucer and he employed this kind of stanza form in his work Troilus and Cressida, जो कि 1380 में पब्लिश हुआ है। बहुत पहले जब किंग जेम्स फर्स्ट ने इसको यूज करा था, उससे कहीं ज्यादा पहले जियोफ्री चौसर ने इसको यूज करा था अपने पोएम में, एंड ही इन्वेंटेड दिस काइंड ऑफ स्टैंजा फॉर्म जिसको हम राइम रॉयल के नेम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा है चौसरियन स्टैंजा फॉर्म। चौसरियन स्टैंजा इज आल्सो दैट वी टॉक्ड अबाउट राइम रॉयल ही है। एंड 7 लाइंस की पोएम्स हैं, आइमिक पेंटामीटर्स में लिखी जाती हैं। चौसर के नेम के बिहाफ पे इसको चौसरियन स्टैंजा के नेम से जानते हैं बिकॉज ही हैड इन्वेंटेड दिस काइंड ऑफ स्टैंजा फॉर्म्स। और होता है फर्स्ट लाइन राइम्स विद द थर्ड, सेकेंड विद द फोर्थ एंड फिफ्थ एंड द लास्ट 2 लाइंस राइम टुगेदर। जैसे मैंने बात करा कि लास्ट की जो 2 लाइंस होती हैं जो इसमें राइम रॉयल या चौसरियन स्टैंजा होती हैं वो एक दूसरे से राइम करती हैं, कपलेट बनाती हैं, thus forming a couplet। एंड जो राइमिंग स्कीम इसकी हमने बात की ए बी और सी सी और पर्टिकुलरली सूटेड द नैरेटिव वर्ड्स। और स्पेशली चौसरियन स्टैंजा जो होते हैं वो नैरेटिव वर्ड्स में लिखे जाते हैं, जब किसी स्टोरी को डिपिक्ट पोएम के फॉर्म में लिखा जाता है। बहुत ही लॉन्ग पोएम्स होती हैं जो स्टोरी के फॉर्म में होती है, नरेशन के फॉर्म में होती है, जहाँ पे एक दूसरे के बातें की जाती हैं, जैसे कन्वर्सेशन की फॉर्म में होती है जो पोएट्री, वो चौसरियन स्टैंजा फॉर्म्स में लिखी जाती हैं। और चौसर ने सेवरल स्टोरीज जब वो कंपोज कर रहे थे कैंटरबरी टेल्स, उन्होंने इस स्टैंजा फॉर्म को यूज करा हुआ है अपनी जो स्टोरीज थी उसको डिपिक्ट करने के लिए। एंड आल्सो शेक्सपियर हैज यूज्ड दिस फॉर हिज पोएम रेप ऑफ द ल्यूक्रेसी। रेप ऑफ द ल्यूक्रेसी जब शेक्सपियर लिख रहे थे, कंपोज कर रहे थे, तो उन्होंने, क्योंकि रेप ऑफ द ल्यूक्रेसी इज आल्सो अ नैरेटिव पोएम बाय विलियम शेक्सपियर, और उन्होंने इस नैरेटिव पोएम को एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, इसको डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने चौसरियन स्टैंजा फॉर्म्स का यूज करा हुआ है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ओटावा रेमा। ओटावा रेमा इज अनदर काइंड ऑफ स्टैंजा फॉर्म्स जो कि डिराइव हुआ है फ्रॉम इटालियन मॉडल लाइक टर्जा रेमा। टर्जा रेमा जिसकी हमने बात की उससे ये डिराइव हुआ है इटालियन मॉडल से। एंड आल्सो सोनेट ने इट इज अ स्टैंजा विद 8 लाइंस। ओटावा रेमा जो होती हैं वो 8 लाइंस की स्टैंजा होती हैं, और इसमें जो राइमिंग स्कीम होता है ए बी और सी सी। The most famous use of stanza form in English poetry was made by Byron in Don Juan। उनके वर्क में इस पोएट्री का, इस स्टैंजा फॉर्म का बहुत ही ज्यादा यूज हुआ है डॉन जुआन जो बैरॉन का वर्क था। एंड हु skillfully employed the stanza for comic effect। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्पेंसरियन स्टैंजा की। स्पेंसरियन स्टैंजा फेमस बिकॉज स्पेंसरियन एडवर्ड स्पेंसर ने इसको इन्वेंट किया था, एंड ही हैड यूज्ड दिस काइंड ऑफ स्टैंजा फॉर्म फॉर कंपोजिंग हिज ग्रेट एपिक पोएम दैट वाज द फेरी क्वीन। एंड जो स्पेंसरियन स्टैंजा फॉर्म्स होती हैं उसमें लाइंस होती हैं राइमिंग विद ए बी सी सी। ठीक है, इसका जो राइमिंग पैटर्न होता है स्पेंसरियन स्टैंजा फॉर्म्स का वो होता है ए बी सी और सी। ठीक है, 9 लाइंस की होंगी। फर्स्ट 8 लाइंस आर इन एम्बिक पेंटामीटर्स जो होते हैं, पहली 8 लाइंस जो होती हैं यहाँ तक की ये एम्बिक पेंटामीटर्स में होती हैं, और लास्ट का जो लाइन होता है वो अलेक्जेंड्रियन में होता है जिसमें 9 फीट्स होते हैं। एंड आल्सो व्हिच ब्रेक्स दी slight monotony of the pentameters and often employed to emphasize a point। और इस तरीके का जो पोएम्स लिखी जाती हैं वो लास्ट स्टैंजा में पोएट जो अपने पॉइंट होता है उसको एम्फसाइज करता है, जो लास्ट लाइंस होती है किसी भी स्टैंजा को। दैट्स व्हाई इट वाज रिटन होता है, जो लाइन कंपोज की जाती है लास्ट लाइन वो अलेक्जेंड्रियन फॉर्म में कंपोज की जाती है, जो कि पेंटामीटर एम्बिक पेंटामीटर के रिदम को एक तरीके से तोड़ती है, उसको मोनोटोनी करती है। एंड इट वाज आल्सो यूज्ड बाय Byron for his Child Herald pilgrimage, Keats for his Eve of the Saint Agnes, Shelley for his The Revolt of Islam and Adonis,
एंड ऑल्सो टेंशन फॉर दी लोटस ईटर्स। इस तरीके की पोएट्री जो लिखी गई है स्पेंसरियन स्टैंजा फॉर्म्स में लिखी है। और एडमंड स्पेंसर had invented this kind of stanza form जिसको हम स्पेंसरियन स्टैंजा के नेम से जानते हैं, for composing his great epic poem that was the Fairy Queen। 9 लाइन्स इसमें होती हैं। फर्स्ट 8 लाइन्स जो होंगी वो iambic pentameters में होंगी और जो 9 लाइन होगा वो Alexandrian में होगा। We have the first question of the video. A mournful song, especially a funeral song that laments the dead is called. We have the option here. A option B, option A we have ballad, option B elegy, option C satire, and option D we have ode. Which is the correct answer according to this question? पूछा जा रहा है कि वो कौन सा सॉन्ग है, वो कौन सा फॉर्म ऑफ सॉन्ग है जो किसी की मौत पे, किसी की मृत्यु पे, किसी भी नियर या डियर वन के लॉस पे गाया जाता है, जिसको पोएट कंपोज करता है। which is that song? And the right answer of this question is elegy. Yes, this is the right question. Option B is the correct answer. And elegy वो song है जो poet किसी अपने near या dear one के loss पे गाता है। Next question we have question number second, a form of poetry which is structured in strophe, antistrophe and epode is, we have the option। यहाँ पे पूछा जा रहा है वो फॉर्म ऑफ पोएट्री की बात की जा रही है जिसमें 3 स्टैंजास डिवाइडेड किए जाते हैं। फर्स्ट स्टैंजा इज नोन एज स्ट्रोफी, सेकंड इज एंटी स्ट्रोफी एंड द लास्ट वन इज नोन एज एपोड। आपको वो ऑप्शन बताना है कि वो कौन सा फॉर्म ऑफ पोएट्री है जो इस स्ट्रक्चर पे बेस्ड ऑन होता है, जिस पे जो पोएट्री किसी स्ट्रक्चर को ध्यान रख के लिखी जाती है, उस पोएट्री का आपको फॉर्म बताना है। एंड आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शन वी हैव द ऑप्शन 1 ए ओड, ऑप्शन बी एपिक, option C pastoral poems or option C verse poems. Which is correct answer? And option A is the correct answer. Yes, we have the answer option A, ode. Ode is the poem which is written in the form of 3 stanza form, that is strophe, antistrophe and epode. Next question we have here, question number 3, a marriage or wedding poem is called. Yes, यहाँ पे पूछा जा रहा है tell me the name of the poem which is written, which is composed celebrating a marriage or wedding। जो वेडिंग या मैरिज को सेलिब्रेट करते हुए कोई पोएम ध्यान में रख करके लिखी जाती है, which poem, that poem is known as, we have the option here and the correct answer is yes, epithalamion is a kind of poem that is written celebrating marriage or wedding of someone. Next option question here on the screen, an outline of accented and unaccented syllable in this line is of the poetry. We have the correct answer of these 4 options here, which is known as the first option we have rhyming scheme, option B we have meter, option C we have alliteration और option D we have all of these। वो पोएट्री का नेम बताना है, वो फॉर्म ऑफ पोएट्री वो बताना है। एन आउटलाइन ऑफ असेंटेड एंड अनअसेंटेड सिलेबल, किसी भी पोएटिक लाइंस में जो भी पोएटिक लाइन पोएट कंपोज करता है उसमें जो सिलेबल्स का जो फॉर्म होता है, first accented syllables are placed and then follow that unaccented followed the unaccented syllable. What of that line in poetry is called? We have the correct option is option B, yes, meter. That poetry is called meter. We have the correct answer. Next one we have question number 5, a poem that tells a story with plot, setting and character is known. Option A we have lyric poem, option B free verse, option C narrative poem, option D we have all of these। poem में बताना है कि that a poem which is written in the form of story and it has plot, setting and characters, what is that poetry is called? Yes, that poetry is called narrative poetry। yes, lyric poetry में आप उसमें लाइंस लिखी जाती है, इमोशंस एंड फीलिंग्स, उसमें आपका पोएट अपनी फीलिंग्स शेयर करता है, दैट इज रिलेटेड टू पर्सनल फीलिंग्स। एंड फ्री वर्स होते हैं, देयर इज नो काइंड ऑफ मीटर्स एंड सिलेबल्स आर फॉलोड देयर। बट नैरेटिव पोएम होता है जो नरेशन के फॉर्म में लिखा जाता है, वेयर द पोएट इज टेलिंग अ स्टोरी एंड इट हैज कैरेक्टर्स, इट हैज सेटिंग्स, इट हैज प्लॉट एंड we talk about this kind of poetry जैसे कि epic poetry narrative poetry के फॉर्म में लिखी जाती है, narration के फॉर्म में लिखी जाती है। and epic poetry is the best example of this kind of poetry which is written in form of narration।
Next question, we have question number 6 of the video. A poem with no meter or rhyme is called. Yes, आपको आंसर पता हो गया होगा. आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस मैंने दे दिया है यहाँ पे. अब आप इसका आंसर दे सकते हो. यहाँ पे पूछा जा रहा है वो पोएम जो विदाउट मीटर, विदाउट राइमिंग स्कीम में लिखी जाती है, लाइक प्रोज, विच इज द पोएट्री पोएम कॉल्ड. बट वहां पे थोड़ा सा आपका टोन, पोइटिक टोन्स होते हैं इस काइंड ऑफ पोएट्री में, जो इस तरीके के लिखी जाती है जिसमें मीटर और राइम का कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है पोएट के थ्रू. और मॉडर्न टाइम में जो पोएट्री लिखी जा रही है इसी पे बेस्ड ऑन लिखी जा रही है. एंड वी हैव द करेक्ट option out of these 4 is option B, that is called free verse. Yes, free verse poetry is the thing which is written in the form of without no meter, without meter and without rhyming scheme. And next here on the screen, question number 7 of the video. A 5-line poem with definite rhyme scheme and rhythm. Line 1, line 2 and line 5 राइम एंड लाइन 3 एंड 4 राइम. यहाँ पे पूछा जा रहा है 5 लाइन की वो पोएम होती है, 5 लाइन्स का वो पोएम होता है जो स्टैंजा फॉर्म होते हैं. उसमें डेफिनेट राइम स्कीम होती है जिसमें रिदम भी होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ राइम विद वन अनदर एंड थर्ड एंड फोर्थ राइम विद ईच अदर. ऐसी कौन सी पोएम है जो इस फॉर्म में लिखी जाती है, जो इस स्टैंजा फॉर्म में लिखी जाती है? फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ राइम विद वन अनदर एंड थर्ड एंड फोर्थ लाइन विच राइम विद each other. Which is the kind of poetry? Option A, ballad. Option B, elegy. Option C, sonnet. Or option D, we have limerick. Which is the correct answer? And yes, option D is the correct answer. Limerick is the form of poem which is written in this form of rhyming scheme, which rhyme first, second and fifth line with rhyme with one another and third and fourth rhyme with each other. Next we have question number 8 of the video we have here. A combination of lyric and narrative poems usually put to music. Yes, we have the option A, elegy. Option B, sonnet. Option C, we have narrative. Option D, we have ballad. वहां पे ये पूछा जा रहा है, देखिए नैरेटिव पोएट्री की बात हो रही है यहाँ पे एंड साथ ही साथ लिरिक पोएट्री की बात हो रही है. तो किस पोएम में इस तरीके के फॉर्म्स को लिखा जाता है, इस तरीके के फॉर्म में वो यहाँ पे कहा जाता है? बिकॉज हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन एलेजी, सोनेट, नैरेटिव एंड बैलेड है. देन इट इज एंड पुट टू म्यूजिक. म्यूजिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आप एक चीज ध्यान रखना, म्यूजिक का भी यहाँ पे मेंशन किया गया है. देन दैट इज कॉल्ड ballad. Yes, ballad is a kind of poetry which has a lyric and narrative poems, and also it put with some kind of instrument, some kinds of music. Now question number 9 we have here. Paints a picture with words using literary device. यहाँ पे पेंट की बात हो रही है, पेंट अ पिक्चर की बात हो रही है. आप क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना. इट ऑफन हैज अ musical quality and expresses personal emotions and thoughts. We have the option here, paints a picture with words using literary device. यहाँ पे बात हो रही है कि word, ऐसा poet composes such kinds of poetry, such kinds of words in a lines of poem that it depicts or he give a clear and live picture of that things which is not before us, but we think it through the lines we are reading or we are going through. And it often has a musical quality, expresses personal and emotional thoughts. Yes, emotions and thoughts. जो personal and emotions thought की अगर बात आ जाती है तो वहां पे हम उसको lyric poetry consider करेंगे, because we have the option narrative poetry, ballad, lyric and acrostic. So out of these 4 options, the correct answer is option C. That poetry is called lyric poetry. And now we have the question number 10 of the video. We have the question number 10 of the video. A poem that depicts an idealized rural life and life of shepherds is called. We have the option A, ballad, option B, idyll, option C, dirge, or option D, we have canzone. Which kind of poetry is called that idealize the rural life and shepherds itself? And the correct option we have here, option B, yes,
Idyll is the poem that has a description of the rural life and the life of shepherd and in an idealized manner by the poet. Next, question number 11 we have a reference that is made indirectly, suggested or implied to somebody or something using only a word or two. Yes, this is the kind of poetry is called. Out of these four options, we have the option A, allusion, option B, alliteration, option C, rhyme, और option D we have assonance, which is the kind of poetry जिसमें description होता है किसी एक या दो word को use करके उसमें हम indirectly किसी का reference देते हैं, किसी person का या किसी place का reference दिया जाता है only using one or two words by the poet, and that kind of poetry is called allusion. Option A is the correct answer. And now moving on to the question number 12 of the video. A poem developed by the letters of a word or name which are used to begin the first word in each line of the poem. What is the poem is called? इसको question को ये बोला जाता है कि जिसमें each line, first word, first syllable of each line creates a new word, a meaningful word, or it gives some kinds of message. जिस पोएट्री को किस नाम से जाना जाता है जिसके लाइन के प्रत्येक लाइन के सभी लाइंस के पहले जो वर्ड होता है पहला जो सिलेबल होता है वो एक वर्ड क्रिएट करता है. व्हाट इज दैट पोएट्री इज कॉल्ड? ऑप्शन ए वी हैव लिमरिक, ऑप्शन बी बैलेड, option C acrostic, and option D we have lyric. What is that poetry is called? And the correct answer is that poetry is called option C acrostic. Acrostic poetry is the poetry which create the line, the first syllable of each line creates a new word and that has a meaningful word. Now question number 13 we have now here. Shakespeare composed much of his plays in what sort of verse? Yes, we have here option alliterative verse, option B sonnet form, option D C we have iambic pentameter, option D dactylic hexameter. शेक्सपियर ने जो प्लेस लिखे हैं उनमें जो सॉन्ग्स का उन्होंने यूज करा हुआ है सॉन्ग फॉर्म का यूज किया हुआ है व्हाट इज दैट फॉर्म प्लेस वो किस वर्ड्स फॉर्म में लिखा जाता था उसका राइमिंग पैटर्न क्या होता था. वी हैव द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. ऑप्शन सी iambic pentameter में वो अपने सॉन्ग्स को अपने वर्ड्स को जो भी वो प्लेज में लिखा करते थे जैसे देयर आर काइंड ऑफ वर्ड्स सॉन्ग्स in the plays of the Shakespeare by that was sung by the ghost or character itself and they all were written in the short form of the iambic pentameter. Now we have the question number 14 of what is the funny poem of 5 lines called? Option A quartet, option B we have limerick, option C sestet, or option D Palindrome, which is the poem which is have a 5 line and that has a funny poem. And the correct answer is option B. Limerick poetry is written in a form of a funny poem and it has a 5 lines in a stanza. And yes, first, second, and fifth line rhyme with one another, and third and fourth line rhyme with each other. ये होता है पोएट्री पैटर्न होता है सिलेबल का, ये आपका मीटर का पैटर्न है जो कि लिमरिक पोएट्री से बिलोंग करता है. फ्रेंड्स, आपसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन का सेशन हो जाए, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में आप जाकर के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो. आप बताओ विच द राइमिंग स्कीम ऑफ पोएट्री. मैं राइमिंग स्कीम बताने वाली हूँ. ए बी सी डी ई एफ जी. विच काइंड ऑफ पोएट्री इज रिटन इन दिस फॉर्म. आपको वो बताना है उस फॉर्म ऑफ पोएट्री का नाम, फॉर्म ऑफ पोएट्री का नाम जो कि इस राइमिंग पैटर्न के साथ लिखी जाती है. ए बी सी डी and EF and also GG. Three stanzas and one couplet. यहाँ पे 3 stanzas, 3 stanzas of 4 lines each and one couplet that has a rhyming scheme of ABAB, CD, EF and GG. Which form of poetry written in this form? आपको ये बताना है, comment section में आंसर करना है आपको इस क्वेश्चन का.
And now we have the question number 15 of the video. The repetition of similar ending is called. We have option A alliteration, option B onomatopoeia, option C rhyme, option D all of these, and the correct answer we have option C, rhyme is the correct answer, which has a repetition of similar sound ending of lines. And number 16, this is the last question of the video. What is the study of poetry, meters and form called? Option A prosody, option B we have pathology, and option C rheumatology, and option B scansion. Out of these four options, which is the correct answer? Of prosody or pathology or rheumatology and scansion, which is the correct answer? And the correct answer is option A, the poetry, which has the study of poetry and meter and form, जिसमें वो स्टडी ऑफ पोइट्री जिसमें हम मीटर एंड फॉर्म का स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड prosody. And this is all we had in today's video. Please क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए जो मैंने पूछा है. द फॉर्म ऑफ पोएट्री इन द राइमिंग स्कीम AB CD EF and GG is called. Which form of poetry written in this form, written in this rhyming pattern? आपको ये कमेंट सेक्शन में आंसर करना है इस क्वेश्चन का. मिलते हैं अपने अगले वीडियो में. Till then, keep connecting and keep enjoying the videos of English Zone. Thank you very much.